Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I came with a huge collection of most important objective type questions on bricks. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, और ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। इफ let me dark ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक को जब हम लोग वाटर में कोल्ड वाटर अगर हम लोग कोल्ड वाटर ले लिए और उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक को अगर डाल देंगे 24 आवर्स के लिए तो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग देखे हैं इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्लास में 22% था। अगर ब्रिक आपका सेकेंड क्लास है तो वो 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक में 25% था। ये हम लोग प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस क्लासेस का लेक्चर्स जो है वो अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली विजिट देम। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग देखे थे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसके लिए आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वही अगर बात हम सेकेंड क्लास का करें तो सेकेंड क्लास का क्या था, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास के लिए 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये आपका सेकेंड क्लास का है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड क्लास का कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था लेकिन हम लोग थर्ड क्लास का ये मान के चलते हैं 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से के इक्वल या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। तो एल्यूमिना क्या करता है ब्रिक अर्थ में, प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे हैं तो एल्यूमिना का मेन काम होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है एल्यूमिना और ये आपका 20 to 30% रहता है ब्रिक अर्थ में 20 to 30% रहना चाहिए और इसका मेन काम होता है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना। अगर इससे ज़्यादा रहता है एल्यूमिना तो ये क्या करेगा, इसमें क्रैक्स आ जाता है। ठीक है, ब्रिक में आपका क्रैक्स आ जाता है जिसके कारण बाद में वो डिके कर जाता है। ठीक है, तो ये एल्यूमिना का काम हो गया। अगर परसेंटेज का बात करें कि एल्यूमिना कितना परसेंट में रहता है गुड ब्रिक अर्थ में, तो ये 20 to 30%, ऊपर भी हम लोग देख लिए गुड ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना जो है 20 to 30% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक चीज और 50 to 60% क्या रहता है, सिलिका। सिलिका जो है गुड ब्रिक अर्थ में 50 to 60% रहेगा, वही एल्यूमिना जो है 20 to 30% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। अगर एक्सेस होता है एल्यूमिना तो हम बताएं कि क्रैक्स डेवलप हो जाता है और वार्प हो जाता है ऑन ड्राइंग। वार्प मीन्स उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जब हम लोग उसको ड्राई करते हैं ब्रिक को। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इसलिए नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज। तो मॉडुलर ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है आपका 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। अगर मॉडुलर ब्रिक्स का बात करें तो ब्रिक्स जो आपका दो टाइप का होता है। एक ब्रिक्स जो होता है वो हो गया आपका पहला तो मॉडुलर ब्रिक्स,
इसको हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोलते हैं। और एक होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक जो है नॉन स्टैंडर्ड रहता है, वही मॉडुलर ब्रिक जो आपका स्टैंडर्ड ब्रिक होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक में इसका साइज क्या रहता है? स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अगर में बात करें तो 190 × 90 × 90 mm। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज बोला जाए तो वो है आपका 190 × 90 × 90 mm। लेकिन अगर हम लोग नॉमिनल साइज का बात करें, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक या और मॉडुलर ब्रिक, ठीक है, तो नॉमिनल साइज में हम लोग मोटार को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो मोटार इंक्लूड हम लोग किए, तब इसका साइज क्या हो जाएगा? मोटार को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब इसका साइज होगा 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। ठीक है, मीन्स ये आपका अगर ब्रिक है, इसका अगर लेंथ आपका 190 mm है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड लेंथ हो गया 190 mm। तो यहाँ पे हम लोग को मोटार जो होता है, दो ब्रिक के बीच में मोटार होता है ना, ये मोटार, इसका भी हाफ लेंथ इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इसका हाफ लेंथ और इसका हाफ लेंथ इंक्लूड किए। मोटार चूंकि 10 mm का होता है, तो 5 mm इधर से लेंगे, 5 mm इधर से लेंगे हम लोग। तो अब जो साइज हुआ वो हो गया आपका नॉमिनल साइज ब्रिक का। ठीक है, और वो हो गया आपका, तो 190 mm पहले से था, 5 mm इधर से लिए यानी 195 mm, 5 mm इस साइड से लिए, तो यानी 200 mm हो जाता है। वैसे ही आपका 90 mm विड्थ भी है, तो वो 100 mm हो जाएगा मोटार जोड़ के। 90 mm हाइट है, तो वो 100 mm हो जाएगा मोटार को इंक्लूड करके। तो नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स में हम लोग मोटार को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ सिलिका। सिलिका सबसे ज़्यादा सिलिका का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है गुड ब्रिक अर्थ में, और वो कितना रहता है? 50 to 60%। ठीक है, 50 to 60% होता है सिलिका, 20 to 30% होता है एलुमिना। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 to 60%। और 5% से भी लेस होता है आयरन, और बाकी सब मैग्नीशिया वगैरह। मैग्नीशिया वगैरह 1% से भी कम रहना चाहिए। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन, तो एक्सेस अगर रहे सिलिका तो क्या होगा? लॉस ऑफ कोहेसन हो जाता है। ठीक है, सिलिका अगर ज़्यादा रहे तो लॉस ऑफ कोहेसन होता है। लॉस ऑफ कोहेसन क्या होगा? सबसे पहले कोहेसन क्या होता है? कोहेसन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स। जो सिमिलर पार्टिकल्स होता है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं कोहेसन। तो अट्रैक्शन फोर्स जहाँ खत्म हुआ, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स यानी लॉस ऑफ कोहेसन हुआ। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स खत्म हुआ तो आपका ब्रिक क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल हो जाएगा मीन्स थोड़ा सा भी हम लोग उसमें चोट देंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो इसीलिए आपका सिलिका जो है एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Which of the following ingredient of the brick earth enables the brick to retain its shape? तो उसका शेप को रिटेन करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट हेल्पफुल होता है? तो वो है सिलिका। ठीक है, सिलिका जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है, इसलिए शेप जो है आपका सिलिका देता है। सिलिका 50 to 60% रहता है, इसलिए शेप वगैरह प्रोवाइड कौन करता है? तो सिलिका प्रोवाइड करता है। ठीक है, और चूंकि ये नॉन रिएक्टिव भी होता है, तो जिसके कारण इसमें कोई इसका मतलब कि मास वगैरह में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसीलिए जो शेप प्रोवाइड करता है वो सिलिका प्रोवाइड करता है। ठीक है, Which of the following pair gives a correct combination of useful and harmful constituent respectively of a good brick earth? तो कौन सा यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट है और कौन सा हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम लोग देखते हैं। तो लाइमस्टोन जो है अगर 5% से कम रहता है तो काफ़ी यूजफुल है, बस ये लंप में नहीं रहना चाहिए। एल्यूमिना भी अगर 20 to 30% रहेगा तो काफ़ी यूजफुल है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सिलिका जो है, सिलिका काफ़ी यूजफुल है, शेप प्रोवाइड करता है, 50 to 60% रहता है। अल्कलीज जो है कोई भी अमाउंट में रहे ये हार्मफुल ही है। ठीक है,
तो हम लोग को फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना और आयरन ये दोनों यूजफुल रहेगा अगर सुटेबल परसेंटेज में रहे। आयरन 5% से कम रहे और एल्यूमिना जो है आपका 20 to 30% रहे। अल्कलीज हार्मफुल है, मैग्नीशियम जो है 1% से कम रहना चाहिए। तो सबसे बेस्ट इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन ये है आपका बी, क्योंकि सिलिका बहुत यूजफुल है और अल्कलीज हार्मफुल है। तो हम लोग को वही चाहिए था, यूजफुल और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट का बेस्ट पेयर। तो ये हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The process of mixing clay, water and other ingredients to make brick is known as। तो जब हम लोग क्ले, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं नीडिंग। और अगर सुटेबल हार्डनेस तक हम लोग पहुंचा दिए, हम लोग मिक्स करके उसको यूनिफॉर्म मास में तब्दील कर दिए और उसका सुटेबल हार्डनेस में वो जो हम लोग को हार्डनेस चाहिए, नेक्स्ट प्रोसेस इसका मोल्डिंग होता है। उसके लिए जो हार्डनेस हम लोग को चाहिए, तो उस हार्डनेस तक अगर हम लोग पहुंचा देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परिंग। नेक्स्ट मोल्डिंग जो है आपका, मोल्डिंग तो हो गया, मोल्ड में हम लोग जो यही आपका टेम्पर्ड क्ले है उसको मोल्ड में डालना, वो हो गया मोल्डिंग। पगिंग क्या होता है, तो पगिंग जो हो गया, टेम्परिंग अगर हम लोग पग मिल में करते हैं। ठीक है, पग मिल में अगर टेम्परिंग होता है, ठीक है, पग मिल में अगर टेम्परिंग होता है, पग मिल एक मशीन हो गया, वो कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, और वुडन स्लैब रहता है नीचे, और ये स्लैब जो है ये मूव भी करता है। ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग क्ले डालते हैं, वाटर डालते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है ब्रिक में उसको डाला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग होता है, फिर यहाँ से जो पग्ड क्ले होता है जो सुटेबल हार्डनेस में मिल गया उसको निकाल लिया जाता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी अच्छा से बताया, आप जाइए वो डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छा से बताया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ ए क्लैम्प कंपेयर टू ए किल्न फॉर बर्निंग ब्रिक्स इज दैट। तो हम लोग जब बर्निंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम बताए थे कि दो टाइप का बर्निंग होता है। पहला हो गया आपका क्लैम्प बर्निंग, दूसरा हो गया किल्न बर्निंग। ठीक है, क्लैम्प बर्निंग कहाँ पे होता है, जहाँ पे कम अमाउंट में हम लोग को ब्रिक चाहिए होता है। ठीक है, जैसे गांव वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ब्रिक जो है कम अमाउंट में चाहिए, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वैसे केस में क्लैम्प यूज होता है। किल्न वैसा जगह यूज होता है जहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्रिक चाहिए होता है। क्लैम्प में बर्निंग जो है काफ़ी समय लगता है, लगभग 2 से 3 मंथ लग जाता है क्लैम्प बर्निंग में। वही किल्न में बहुत जल्दी हो जाता है। तो एडवांटेज देखते हैं क्लैम्प का ओवर किल्न क्या है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर बर्निंग। ऑब्वियसली किल्न में ये क्लैम्प में ज़्यादा लगता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 से 3 महीना लगता है। किल्न में काफ़ी 2 to 3 days में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इट टेक्स मोर आउटपुट। मोर आउटपुट ये भी नहीं हो सकता फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्लैम्प में जो आपका ब्रिक्स बनता है वो कभी अंडर बर्न्ट होता है, क्योंकि इसमें हीट को हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडर बर्न्ट भी रहता है, ओवर बर्न्ट रहता है, तो इसमें सुटेबल टाइप का ब्रिक जो है काफ़ी कम मिलता है क्लैम्प बर्निंग में। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट को हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, तो कभी ज़्यादा पक जाता है, कभी कम पक जाता है, ऐसा होता है। वही किल में हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट। ये हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो आपका क्लैम्प है वो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है, और वही किल्न जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर को बनाने में हम लोग को खर्च नहीं आता है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम रहता है। तो ये जो एडवांटेज है क्लैम्प का ओवर किल्न। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल व्हेन ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर। तो क्लैम्प में तो ब्रिक जब कम अमाउंट में होता है तब क्लैम्प बर्निंग होता है, ब्रिक जब कम अमाउंट में चाहिए होता है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द
इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। तो मोल्डिंग क्या होता है? पगिंग ऑफ क्ले कर लिया, उसके बाद मोल्डिंग होता है। तो मोल्ड का जो साइज है, मोल्ड का साइज जो है वो ब्रिक से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ब्रिक के साइज से बड़ा होता है। क्यों होता है? मान मान लीजिए कि ये जो ब्रिक हम लोग को मोल्ड में मिला है, ठीक है, मोल्ड, एक मोल्ड हम बना देते हैं और बढ़िया से। ये मोल्ड हो गया। मोल्ड को हिंदी में हम लोग सांचा बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डालते टेम्पर्ड क्ले और एक शेप देते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम लोग ब्रिक बना लिए तो उसके बाद जब ड्राई करते हैं, ठीक है, जब ड्राई किए तो श्रिंक करेगा ब्रिक। ड्राई करने पे उसका शेप साइज क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसीलिए मोल्ड को 8 to 12% जो है बड़ा बनाया जाता है, ताकि श्रिंक करे तो भी हम लोग का साइज, जो स्टैंडर्ड साइज हम लोग चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं 19 x 9 x 9 सेंटीमीटर का हमको ब्रिक मिले, तो इस साइज के लिए हमको 8 to 12% जो है आपका मोल्ड बड़ा बनाना पड़ेगा इससे। ठीक है, तभी हमको ये साइज मिल पाएगा। अगर इसी साइज का मोल्ड बना देंगे तो इससे छोटा ब्रिक हो जाएगा, क्योंकि ड्राई होने में उसका क्या होता है, ब्रिक का साइज घट जाता है। तो इंटरनल साइज क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं पग मिल। पग मिल इज यूज फॉर, पहले भी हम लोग देख लिए, प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है कहाँ पे? पग मिल में। मोल्डिंग तो मोल्ड मोल्ड के थ्रू हम लोग करते हैं। ड्राइंग अलग चीज हो गया। ड्राइंग जो है, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स ड्राइंग शेड में होता है। बड़ा बड़ा शेड होता है जहाँ पे ड्राई करते हैं। बर्निंग तो क्लैंप और किल्न में होता है। क्लैंप एंड किल्न में बर्निंग होता है। ठीक है, तो पग मिल किस में यूज होता है? प्रिपरेशन ऑफ क्ले में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। फर्नेसेस में जो आपका जो लाइनिंग बना होता है उसमें कौन सा ब्रिक यूज करते हैं हम लोग? फर्नेसेस में काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर को झेलने वाला ब्रिक है आपका इसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होता है वो काफी हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। ये सब तो नॉर्मल ब्रिक हो गया, ओवर बर्न्ड, अंडर बर्न्ड, फर्स्ट क्लास। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में जो आपका है एल्यूमिना ज्यादा रहता है और ये फायर क्ले से बना हुआ होता है। इसमें विट्रिफिकेशन नहीं हो पाता जल्दी क्ले का। काफ़ी हाई टेम्परेचर में विट्रिफिकेशन होता है, इसीलिए ये काफ़ी सुटेबल होता है फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इन ए ब्रिक मशीनरी इज जनरली केप्ट ऑन। तो ये जो ब्रिक होता है, तो एक ब्रिक हम बना देते हैं, ये ब्रिक हुआ। तो फ्रॉग कहाँ पे प्लेस होता है? जनरली यहाँ पे रहता है आपका फ्रॉग। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम भी रहता है, मैन्युफैक्चर का नाम वगैरह रहता है। तो ये फ्रॉग है और ये एज ए की टू मोटार का काम करता है। मोटार के लिए की का काम करता है। मोटार इसमें अंदर घुस जाता है तो वो अच्छा से बॉन्ड बनता है, तो इसीलिए हम लोग फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं ब्रिक में। इसका दो काम हो गया। पहला चीज कंपनी का नाम यानी मार्केटिंग भी हो गया, कंपनी का नाम यहाँ पे प्लेस रहता है। दूसरा चीज, मोटार इसके अंदर जाता है। मोटार क्या हो गया? सीमेंट, सीमेंट प्लस सैंड मिला के जो मोटार बना, वो मसाला बोलते हैं मोटार को हिंदी में। तो ये हमेशा टॉप फेस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप फेस। बॉटम फेस में नहीं रहता है, साइड में तो नहीं रहता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो 1 मीटर क्यूब में टोटल 500 के करीब ब्रिक्स रहता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो है आपका, उसमें 500 ब्रिक्स के करीब रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 क्वेश्चंस थे जो कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।